हैं? हाँ वो ये हो सकता है, मेरे पास भी एक बच्चे का फोन आया था, मेरे पास 5। ठीक ठीक, मैं बोल दूंगा तुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सॉरी भाई आज लेट हो गए। घन सुंदर जी गुड मॉर्निंग, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। लव कुश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, हालांकि जो 2 ग्रुप आपके बने हुए हैं उसमें ज़रूर मैंने डाल दिया था, रास्ते में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ग्रुप में तो कम से कम डालूं। तो चलिए, ऋतिक जी गुड मॉर्निंग, आयुष जी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई शुरू करें ज़रा, अभी कुछ लोग आने बकाया हैं। कृष्ण कुमार जी गुड मॉर्निंग, वीर जी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, बात कर रहे थे हम लोग चौहानों की, और चौहान में हमने देखा था कि हम 3 चौहान पढ़ेंगे, सांबर और अजमेर के चौहान, देन आपके रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान। तो आज जो हमें बात करनी है वो है आपका सांबर और जालोर के चौहान। शुरुआत हमने कर दी थी कल, ठीक है, शुरुआत जो है हमने कर दी थी। बस यही तो समस्या हो गई भाई, मैं लेट भी पिताजी की बीमारी की वजह से ही हो गया। वैसे तो ठीक थे, लेकिन अचानक रात को उनको शिवरिंग हुई खतरनाक, जबरदस्त बहुत, और 103 तक बुखार हो गया रात के 2 बजे। अब समस्या ये थी क्या करें, टैबलेट देने के बाद भी नहीं उतरा, तो बस वो जो है ना पट्टियां रखनी और वो सब चलता रहा, और सुबह जो है नींद नहीं खुली, ये गड़बड़ हो गया। तो 1 घंटे की मुश्किल से नींद थी मेरी। चलिए जी, सौरभ जी गुड मॉर्निंग, धीरज जी गुड मॉर्निंग जी, बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग, भूपेश जी गुड मॉर्निंग, एसके जी गुड मॉर्निंग, अजय जी खुश रहिए, मंजीत जी जय श्री राम, गोविंद जी गुड मॉर्निंग। हाँ गोविंद जी, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस रात को सो नहीं पाए, वो पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब ठीक है, सो रहे थे अभी तो, सुबह तो जब मैं उठाऊं, नहीं तो रात को तो हमारे बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, ऐसा लगा पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए भाई, एनके जी गुड मॉर्निंग। कई बार हो जाता है ऐसा। 7 बजे तो मैं घर से रवाना हुआ, जहाँ मतलब लगभग 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ स्टूडियो से, यहाँ से। तो अब टाइम उसमें लग गया, फिर मेरे को रास्ते में ध्यान आया कि चलो ग्रुप में तो डाल देता हूँ, कुछ बच्चों तक तो मैसेज पहुंच जाएगा। खैर चलिए, तो बात चल रही थी चौहानों की, और हमने देखा था पुनीत गुप्ता जी, उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है भाई, पुनीत गुप्ता जी का ही चल रहा है पहले से ही। चलिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों की बेस्ट विशेष साथ में है, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा था कि चंद्रबरदाई कहता है अग्निकुल या अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हमने देखा था बिजोलिया रॉक इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया रॉक इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है कि वासुदेव नाम का व्यक्ति, जिसने 551 ईस्वी में चौहानों की नींव रखी और सांबर झील का निर्माण करवाया था। यहां तक हमारा हो गया था, ठीक है, थैंक यू जी। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है मनीष जी। तो यहां तक हमारा हो गया था। अब देखिए, जो शुरुआत में चौहान जो थे वो इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उनके फ्यूडल थे, ठीक है। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, कैसे ये स्वतंत्र हुए, कौन सा शासक हुआ जिसने अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेब्लिश की, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि प्रारंभ में, सॉरी, प्रारंभिक चौहान शासक, हम बात कर रहे हैं सांबर के चौहानों की। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इनका
जो इनिशियल जो एरिया था चौहानों का वो क्या था, और राजधानी उनकी अहि छत्रपुर नागौर में थी। यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, तो अब लिखेगा प्रारंभिक चौहान शासक, प्रारंभिक चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के, प्रारंभिक चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रारंभिक चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इनिशियल रूलर्स ऑफ initial Chauhan ruler of Sambar, initial Chauhan rulers of Sambar were the feudals of Gurjar Pratihars, Gurjar Pratihars, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है भाई, तो ये शुरुआती दौर में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत भर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शासक जिनके काल में कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई। एक रूलर हुआ गुवक फर्स्ट, इसने 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। भाई ये हर्षनाथ जी कौन है, आप शायद जानते होंगे। हर्षनाथ जी कोई बता सकता है कि हर्षनाथ जी कौन है? विश्वेंद्र जी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी गुड मॉर्निंग। सही है, सीकर वाले तो ठीक है, सीकर वाले तो बहुत हैं भाई, लेकिन कृष्ण कुमार जी ने जीन माता जी के भाई, जब हमने कल्चर की बात कर रहे थे हम लोग, और कल्चर में हमने पढ़ा था कि जीन माता जी, जब हमने पढ़ा था तो उनके भाई हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो इनके मंदिर के पास में ही है, जीन माता जी के। तो वो जो हर्षनाथ जी का मंदिर है वो गुवक फर्स्ट ने 9th सेंचुरी में बनवाया था। ठीक है जी, चलेगा तो लिखेगा इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में, इन 9th सेंचुरी रूलर गुवक फर्स्ट, रूलर गुवक फर्स्ट in 9th century Guvak first constructed the temple of हर्षनाथ जी। शुरुआत इसने करवा दी थी, आगे इसके समय में पूर्ण नहीं हुआ था, आगे वो बनता रहा था, लेकिन शुरुआत इसने करा दी थी। 9वीं शताब्दी में गुवक प्रथम शासक ने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। इन 9th century गुवक फर्स्ट, रूलर गुवक फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ हर्षनाथ जी। ठीक है, गुवक फर्स्ट के काल में यह बात हुई। अब इसके बाद में एक और शासक हैं आपके, वाकपति राज फर्स्ट। एक और शासक हैं जिनके काल में एक और इंपॉर्टेंट बात हुई, वाकपति राज फर्स्ट। इन्होंने देखिए प्रतिहारों पर अटैक किया, उनको पराजित किया और महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है,
अब यहां पर इन्होंने कोशिश की है राज्य स्थापना की, मतलब एक स्वतंत्र होने की, लेकिन यहां पर ये स्वतंत्र नहीं हो पाए। आगे चल करके एक और शासक हुए, सिंहराज और सिद्धराज। ये 10th सेंचुरी के मिड में इन द मिड ऑफ 10th सेंचुरी इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों पर अटैक किया और अपनी एक फ्री पावर स्थापित की, एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यहां से हम कह सकते हैं कि सिंहराज या सिद्धराज जो थे, यहां से ये स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुए। तो ये सिंहराज या सिद्धराज ही थे। वाकपति राज ने प्रतिहारों को पराजित किया था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। लेकिन इसके बाद जो सिंहराज या सिद्धराज बने, इन्होंने अटैक किया है 10th सेंचुरी के मिड में, और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, इन्होंने टाइटल लिया महाराजाधिराज, और ये थे जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले प्रतिहारों के। ठीक है, आई रिपीट, देखिए ये तो आपकी समझ में आ गया होगा यहां तक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वाकपति राज फर्स्ट एक शासक हुए, इन्होंने प्रतिहारों पर अटैक किया, उनको पराजित किया और महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन यहां पर ये स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे चल करके वाकपति राज के बाद में सिंहराज या सिद्धराज शासक हुए, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के मध्य में अटैक किया प्रतिहारों पर, उनको पराजित किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सांभर को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज। तो सांभर के चौहानों की जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई, वो सिंहराज या सिद्धराज के शासन काल में हुई। यहां पर ये स्वतंत्र शासक बनते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपके। कौन है भाई? हेमंत जी, फोर्ट्स एंड पेंटिंग्स का रिटर्न पीडीएफ कैसे मिलेगा? मैं लिखवा चुका हूं, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, और एक चीज मुझे बताइए जरा, इस क्लास के बाद, मेरी क्लास के बाद आपका शायद जो क्लास होती है 9 बजे से, वो आई थिंक पंकज गर्ग सर की होती है, कुछ स्टूडेंट की, मतलब यहाँ पे शायद 2 बैचेस हैं, तो पंकज गर्ग सर की क्लास स्टार्ट होती है, आई थिंक होती है, सबको मालूम है जिनका? ओके, तो मैंने पंकज गर्ग सर से बात की थी। मैंने कहा सर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, आप वो फैक्चुअल टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, क्योंकि पंकज गर्ग सर ही यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, पंकज अग्रवाल सर जो हैं वो तो हैं ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, लेकिन जो पंकज गर्ग सर हैं वो देखते हैं अपना जो भी मैनेजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आज एक बार अपनी क्लास में रिमाइंड करा दीजिएगा उनको कि सर तरुण सर ने आपसे कहा था कि भाई वो पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। मैंने कल फिर बात की थी, लेकिन होता क्या, मैनेजमेंट में आदमी थोड़ा पजल्ड हो जाता है, ये क्लास वो क्लास, तो वो उनके दिमाग से निकल गया था। उन्होंने कहा सर सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। तो आज आप एक बार, मैं फिर उनको रिमाइंड करा दूंगा, आप भी उनको एक बार अपना कमेंट में कह देना सर वो हमें कल्चर के फैक्चुअल नोट्स की, बाकी की नहीं भाई, केवल फैक्ट, बाकी सब मैं लिखवा चुका हूं, फैक्चुअल नोट्स की हमें पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। तो प्लीज आप लोग एक बार उनको रिमाइंड करा दीजिएगा। चलिएगा, तो लिखिएगा, शासक वाकपति राज ने प्रतिहारों को पराजित कर महाराजा की उपाधि धारण की। वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों को पराजित किया या पराजित कर महाराजा की उपाधि धारण की। The ruler Vakpati Raj first defeated Pratihars. The ruler Vakpati Raj first defeated Pratihars, या गुर्जर प्रतिहार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुर्जर प्रतिहार्स, and he gained a title of
Maharaja, and he gained a title of Maharaja. महाराजा की उपाधि धारण की. ठीक है, आगे चलिएगा. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन द मिड ऑफ 10th सेंचुरी. देखिए यहां पर एक थोड़ी सी समस्या ये आती है कि भाई एग्जैक्टली हम डेट क्यों नहीं बता पा रहे हैं. तो यहां पर हमें जो एक व्यवस्थित इतिहास जो मिलता है वो 10वीं शताब्दी के बाद से मिलता है. पहला जो है वो कुछ विद्वान कुछ डेट बता रहे हैं, कुछ विद्वान कुछ डेट बता रहे हैं, तो क्लियर नहीं है. तो बस आप एक सेंचुरी का ध्यान में रखिएगा. इन द मिड ऑफ 10th सेंचुरी रूलर सिंहराज और सिद्धराज, रूलर सिंहराज और सिद्धराज डिफीटेड प्रतिहार्स. 10वीं शताब्दी के मध्य में सिंहराज अथवा सिद्धराज शासक ने 10वीं शताब्दी के मध्य में सिंहराज अथवा सिद्धराज शासक ने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया. इन द मिड ऑफ 10th सेंचुरी सिंहराज और सिद्धराज रूलर डिफीटेड गुर्जर प्रतिहार्स एंड एस्टेब्लिश्ड his power as a ruler. Established power as a ruler. पराजित किया तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की. नहीं, वो देखिए आपको जो भी चीज मिलती है ना अजय जी, धीरज जी, नहीं आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है. मेरे ख्याल से आपका एक उसमें लिंक आता है शायद, और उस पर आप साइट पर देखते हैं निम्बस की, तो वहां पर सबको जो है ना वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहती है. शायद इस तरह का कुछ मेरे ख्याल में मामला है. तो वो उस पर डाल देंगे साइट पर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है भाई, मैंने तो इसलिए कहा है उनकी क्लास, ऐसा नहीं कि उनकी क्लास इनकी होती है उन्हीं को मिलेगा. भाई उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको रिमाइंड करा सकते हैं, मिलेगा तो सभी को ही. ठीक है, तो ये आपको एक दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है. आप तो आराम से निम्बस की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, बस एक बार रिमाइंड करा दीजिए आज उनको. ठीक है, सिंहराज या सिद्धराज ने और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की. इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की. इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की. He gained the title of महाराजाधिराज. He gained the title of महाराजाधिराज. चलिए भाई अब आगे चलें जरा, और एक हम शासक देखते हैं, पृथ्वीराज फर्स्ट. अब यहां पर 3 पृथ्वीराज हुए, तो पृथ्वीराज थर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये पृथ्वीराज फर्स्ट है. ठीक है, तो इन्होंने एक बड़ी भारी भरकम उपाधि धारण की, और वो था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर.
इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी उपाधि धारण की, महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। ठीक है, और इतने प्रबल थे ये कि इन्होंने रणथंभौर दुर्ग भी उस समय ऑक्युपाई कर लिया था। और इनके मंत्री थे हट्ठड़। हट्ठड़ जो थे, इन्होंने जीण माता जी का मंदिर बनवाया था। पृथ्वीराज फर्स्ट परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। रणथंभौर दुर्ग भी इन्होंने अपने राज्य में सम्मिलित किया। और इनके मंत्री थे हट्ठड़ नाम के, जिन्होंने जीण माता जी का मंदिर बनवाया। तो पृथ्वीराज फर्स्ट के शासन काल में जीण माता जी का मंदिर बना था। ठीक है भाई, चलेगा, लिखेगा। He gained the title of परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। He gained परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर भी अधिकार किया। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर भी अधिकार किया। He occupied रणथंभौर fort also. He occupied रणथंभौर fort also. He occupied रणथंभौर fort also. इनके एक मंत्री हट्ठड़ ने, इनके एक मंत्री हट्ठड़ ने, इनके एक मंत्री हट्ठड़ ने जीण माता जी का मंदिर बनवाया। जीण माता जी का मंदिर बनवाया। अच्छा, स्पीड कम कर रखूं क्या भाई? मोहित जी स्पीड ओके, चलिएगा। आज तेज चल रहे हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा। चलिए खैर, ये बात है आपकी 10वीं शताब्दी की, 10th सेंचुरी। चलिएगा। अब जो एक हमें व्यवस्थित इतिहास मिलता है, एक रेगुलर जो हमें हिस्ट्री दिखाई देती है, वो आपकी शुरू होती है अजय राज से। और क्वेश्चंस भी ज्यादातर अजय राज के से ही बनने शुरू होते हैं। शुरू में कुछ एक आधे क्वेश्चन बन गए तो बात अलग है, अभी तक तो बने नहीं है। वैसे ये जो भी मैंने आपको लिखवाया, इनमें कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको लिखवा दिए, वो उसमें बन सकते हैं। तो अजय राज गद्दी पर बैठते हैं 1105 तक और 1133 तक शासक रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वीराज के ही बेटे थे ये, उनके पुत्र थे, पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। अब यहां से अजय राज से कहलाने लगे चौहान्स ऑफ अजमेर, क्योंकि ये अजय राज ही थे जिन्होंने 1113 में, ये डेट आपको याद होगी, अजमेर शहर और अजय मेरू फोर्ट या अजमेर फोर्ट का निर्माण करवाया। और इसे अपनी राजधानी बनाया अजमेर को। ठीक है, सांभर से इन्होंने ट्रांसफर की है अपनी कैपिटल अजमेर में, और यहां से ये सांभर के चौहान ना कहलाकर
अब कहलाने लगे हैं अजमेर के चौहान। ठीक है भाई, चलिए लिखिएगा अजय राज। देखिए कई आपकी गाइड्स में अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माता है वो अजय पाल दिया हुआ है, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अजय राज ही है। तो अभी कल परसों में शायद किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, अपना जो भी स्क्रीनशॉट था या क्या था वो, किसी मेरे ख्याल में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं शायद, उसका उन्होंने या तो स्क्रीनशॉट भेजा था या किसी बुक का था, आई डोंट नो। तो उसमें जो है वो शायद कंफ्यूजन था कि अजय पाल दिया हुआ था, तो ये अजय पाल नहीं है, अजय राज है। ठीक है, चलिएगा लिखेगा 1113 में इन्होंने अजमेर शहर और अजय मेरू दुर्ग या अजमेर दुर्ग की स्थापना की। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। In 1113 he founded Ajay Meru Fort and Ajmer city, and transferred his capital। इन्होंने 1113 में अजमेर शहर और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित की। एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम सांभर टू अजमेर, फ्रॉम सांभर टू अजमेर, राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित की। यहां से ये अजमेर के चौहान कहलाने लगे, यहां से ये अजमेर के चौहान कहलाने लगे। फ्रॉम हियर दे वर नोन एज चौहान्स ऑफ अजमेर। फ्रॉम हियर दे वर नोन एज चौहान्स ऑफ अजमेर। चौहान्स ऑफ अजमेर। अब देखिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं चांदी के और तांबे के कुछ कॉइन्स, सिक्के जो है इन्होंने चलाए हैं, और उस पर अपने नाम के साथ साथ अपनी रानी सोमल देवी का नाम भी लिखवाया। मतलब ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि राजा जो है अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपना नाम तो लिखवाते ही थे, तो बहुत कॉमन चीज थी, लेकिन अपनी रानी सोमल देवी का नाम भी लिखवाते हैं। इन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि इनकी एक धर्मपत्नी सोमल देवी भी थी। तो लिखेगा ही इंट्रोड्यूस्ड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स and wrote the name of his queen Somal Devi, and wrote the name of his queen Somal Devi along with his name on them, along with his name on them। इसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाए तथा उन पर अपनी रानी सोमल देवी का नाम उन पर अपनी रानी सोमल देवी का नाम अपने नाम के साथ लिखवाया, अपने नाम के साथ
लिखवाया। सोमलवती नहीं है गोविंद जी, सोमल देवी है। सोमलवती नहीं है, सोमल देवी है। सोमल देवी का नाम अपने नाम के साथ लिखवाया। ठीक है भाई, चलिएगा। इसके बाद हमारे शासक जो आते हैं वो अजय राज के बेटे ही हैं, अर्णोराज। ये तो लिख लिया होगा भाई आपने। जिनको आना जी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा बहुत आपको एक आध साल का अंतर मिल सकता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि विद्वान जो है अलग अलग अपनी डेट्स बताते हैं, तो इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्णोराज या आना जी। अब देखिए इनके काल में क्या हुआ है कि तुर्क आक्रमण होने लगे हैं। जो तुर्क मुस्लिम्स थे, इनके अटैक होने लगे हैं और इन्होंने तुर्कों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया और उनको पराजित किया। यहां हम देखते हैं कि अजमेर के पास में जब अजमेर पर अटैक हुआ, तुर्क ये मुस्लिम्स जो थे, तो इन्होंने उनको पराजित किया और जहां पर उन तुर्क मुस्लिम्स का ब्लड गिरा था, तो इन्होंने कहा कि ये जमीन जो है ये हो गई है दूषित। ठीक, तो उसको साफ करवाने के लिए उन्होंने जो जमीन थी, मिट्टी थी, उसको कई मीटर तक उसको उठवाया वहां से ताकि वो साफ हो सके, उसको धुलवाया और वहीं पर, क्योंकि निचला स्थान बन गया था, उस मिट्टी को दूसरी जगह फेंकवाया गया कि ये भूमि तुर्कों के रक्त से दूषित हो गई है। तो इसलिए उन्होंने उस भूमि को, यानी वहां से जमीन को, मिट्टी को वहां से उठवाकर दूसरी जगह फिकवा दिया और वहां पर जहां से मिट्टी उठी थी वहां एक निचला स्थान बन गया। वहीं पर इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया, जो अजमेर में है आपकी आना सागर। ये बात है 1137 की। यानी तुर्कों के आक्रमण को विफल किया इन्होंने, उनके आक्रमण को सफल नहीं होने दिया, अजमेर पर उनको अधिकार नहीं करने दिया। और जहां पर उन तुर्कों का रक्त गिरा था, तो इन्होंने कहा कि ये हमारी भूमि जो है ये तुर्कों के आक्रमण से दूषित हो गई है, उनके रक्त से दूषित हो गई है। तो वहां से वो मिट्टी उठवाकर उन्होंने अपने दूर फेंकवा दी और जो निचला स्थान लोअर प्लेस बना वहां पे मिट्टी के हटने से, वहीं पर इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है इन्हीं के नाम पर आना सागर झील। ठीक है भाई, चलिएगा लिखिएगा। इन्होंने तुर्कों के आक्रमण को विफल करते हुए, इन्होंने तुर्कों के आक्रमण को विफल करते हुए अजमेर को बचाया तथा तुर्कों के रक्त से दूषित हुई मिट्टी को खुदवाकर, तुर्कों के रक्त से दूषित हुई मिट्टी को खुदवाकर वहां आना सागर झील का निर्माण करवाया। वहां आना सागर झील का निर्माण करवाया। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 1137। 1137 he defeated Turks attack
he defeated Turks who attacked Ajmer. He defeated Turks who attacked Ajmer. The contaminated land, the contaminated land, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं by the blood of Turks, by the blood of Turks. To get rid of contaminated land, he ordered to dig the land. He ordered to dig the land and built Ana Sagar lake there. And built Ana Sagar lake there. ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिएगा 1137, 1137. तो ये आना सागर झील के निर्माता थे। तुर्कों के आक्रमण को इन्होंने विफल किया, तुर्कों से अजमेर की रक्षा की, और इन्होंने पुष्कर में एक मंदिर बनवाया, वराहा मंदिर। ये वराहा मंदिर किसका मंदिर है भाई? नाम सुना है आपने? वराहावतार, वराहावतार, वराहा मंदिर किसका मंदिर होगा? कौन से भगवान का मंदिर होगा? लॉर्ड विष्णु, सही है। नहीं भाई, ब्रह्मा जी का नहीं है। क्या कर रहे हो कृष्ण जी? ब्रह्मा जी नहीं है भाई, रणजीत जी आपने भी गलत बताया। विष्णु जी। देखिए वराहावतार, शायद आपने, वराहा का मतलब होता है वराह, वराह जो जंगली सुअर होता है ना, उसको वराह कहते हैं। तो विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य अवतार भी उन्होंने लिया है मछली का। तो यहां पर ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो समुद्र में डूब गई थी, तो पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया, वराहावतार कहते हैं उनको। जो यहाँ गर्दन तक का जो उनका पार्ट है वो तो है सुअर का, और उसके नीचे मनुष्य का। और आपने देखा होगा जंगली सुअर के 2 दांत जो है यहाँ से निकले रहते हैं लंबे से, तो उन्होंने उस दांत से पृथ्वी को निकाला था। शायद आपने कभी कोई इस तरह की फोटोग्राफ भी देखी हो किसी कैलेंडर वगैरह में, तो वह तो विष्णु जी हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे उसमें पूछ लिया था आपका कुंभ श्याम मंदिर किसका मंदिर है जो कुंभा ने बनवाया था, तो विष्णु जी का है। तो लिखेगा, मतलब विष्णु जी का इन द सेंस कि वराहावतार, उनके जो अवतार हैं वराह के, उनका मंदिर है। तो लिखेगा इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। नहीं, वराह मंदिर एक ही नहीं है भाई, ब्रह्मा मंदिर एक ही है। वराह मंदिर तो आपको और भी कहीं मिल जाएंगे, इसके बारे में यह नहीं लिखा रहता कि एकमात्र वराह मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो एकमात्र मंदिर यहीं पर है पूरे भारत में, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में। ही कंस्ट्रक्टेड द वराहा टेम्पल इन पुष्कर। अच्छा, यहां पर जब ब्रह्मा जी के मंदिर की बात चली है तो आप एक चीज समझ लीजिएगा
कि हम कहते हैं कि साहब यहां पर ब्रह्मा जी का ये एकमात्र मंदिर है भारत का, न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का। तो दूसरी जगह ब्रह्मा मंदिर नहीं है क्या? और भी है कई जगह राजस्थान में, तो जैसे छींच जो जगह है वहां पर भी है एक ब्रह्मा मंदिर। तो फिर इसको क्यों कहा जाता है एकमात्र अकेला ब्रह्मा मंदिर? कोई बता सकता है कि इसी को क्यों कहा जाता है कि एकमात्र? नहीं, सूर्य मंदिर बहुत हैं भाई, सूर्य मंदिर एक नहीं है घनसुंदर जी, कई हैं सूर्य मंदिर, तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसी को क्यों कहा जाता है नहीं बता पाएंगे शायद आप। देखिए, कहीं भी आप देखिएगा जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी जरूर नजर आती हैं, जो उनकी धर्मपत्नी थी। तो हुआ ये कि किसी बात को लेकर के सावित्री जी ब्रह्मा जी से रूठ गई थी, नाराज हो गई थी। तो जहां पर वो रूठ, यहीं अजमेर में हुई थी, पुष्कर में हुई थी। तो पुष्कर में आप देखते हैं सावित्री जी का मंदिर भी है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ठीक है, चलिए। तो अब क्या है कि जो आपके गायत्री जी हैं, सॉरी सावित्री जी हैं, तो सावित्री जी जाकर बैठ गई थी जिस स्थान पर रूठ करके वहां तपस्या करने लगी थी, वहां तो सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है। और जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है वो, उसमें गायत्री जी की मूर्ति नहीं है। ये एक सिंबॉलिक मामला है कि गायत्री जी रूठ गई हैं इनसे। तो इस सेंस में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा मंदिर का कि जहां पर ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी की मूर्ति नहीं है, इस सेंस में है। बाकी जगह आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा लेकिन सावित्री जी के साथ। तो इस सेंस में ये आपके यूनिक मंदिर है। ठीक है, तो अर्णोराज जो थे, इनकी हत्या कर दी गई इन्हीं के बेटे जग्गदेव ने। पैट्रिसाइडल मामला था ये। ठीक है, तो इनकी हत्या जगदेव द्वारा कर दी गई थी और जगदेव बैठ गया था गद्दी पर। तो लिखेगा इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई थी। इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई थी। He was killed by his son. He was killed by his son Jagdev. He was killed by his son Jagdev. ठीक है भाई, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट शासक जगदेव के ही भाई हैं, विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज फोर्थ, इससे पहले 3 विग्रहराज और हो गए, लेकिन उनके शासन काल में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी जिनको हम याद करें, तो इसलिए उनको हमने नहीं देखा। यहां पर थोड़ी बहुत 2-3 साल का आपको अंतर मिल सकता है अलग अलग विद्वानों के उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप तो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इनको रटना नहीं है, कोई शासन नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, ये 12th सेंचुरी है, लगभग लगभग मिड समझ सकते हैं हम। तो आपको इतना ध्यान रखना है ताकि जो घटनाएं घटी वो कब घटी है तो आपको ध्यान रहे। चलिए भाई, अब देखिए इनका जो रेन पीरियड है वो माना जाता है अजमेर के चौहानों का गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल। देखो, हाँ भाई ज्योति जी, ये भी जो है विग्रहराज भी इनके बेटे थे
जगदेव को हटा करके वो शासक बनते हैं। ये तो खैर चलता रहता है भाई, सत्ता का मत बहुत खतरनाक होता है मोहित जी। अच्छा ऋतिक जी क्या पूछे सर, इन्होंने गायत्री नाम की युवती से भी शादी की थी पुष्कर में। भाई ऐसा ही कुछ माइथोलॉजिकल मामला है कि आ, जब ये रूठ गई थी तो इन्होंने कोई हवन वगैरह करवाया था, इस तरह का कुछ मामला था, या फिर रूठी उस वजह से थी, ऐसा कोई कारण था। हाँ रूठी इस वजह से थी कि इन्होंने एक कोई यज्ञ या ऐसा कुछ उसका जो है ऑर्गेनाइज करवाया था ब्रह्मा जी ने। तो यज्ञ में जो है पत्नी साथ में होती है, तो इन्होंने, अब देखिए एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, माइथोलॉजिकल मामले हैं, पौराणिक कहानियां हैं, तो भेजा था बुलाने के लिए, तो वो पता नहीं क्या हुआ था, डिले हो गया था, लेट हो गया था, क्या हुआ था भगवान जाने। तो फिर कोई गुर्जरी थी, गुर्जर महिला, तो उनको जो है कि भाई चलो इनसे काम चला लो, समथिंग लाइक दैट एग्जैक्टली। देखिए अब मैं नहीं बोलूंगा, क्या पता कुछ गलत निकल जाए, कुछ गलत कहानी हो जाए, तो ऐसा कुछ था। तो इस वजह से जो है वो क्या हुआ था, मतलब कुछ नोइंगली नहीं हुआ था सब कुछ, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार ऐसा हो गया था। तो इस वजह से जो फिर वो गायत्री जो सावित्री जो है इनसे नाराज हो गई थी। तो इस तरह का मैटर है भाई। तो अब विवाह तो हुआ था, ये बात तो सही है खैर आपकी। चलिए अब जो भी था ऋतिक जी, देखिए अब मुझे आइडिया नहीं है इसका कहानी एग्जैक्टली क्या है, कभी हल्की फुल्की सुनी थी, तो मैं इस पे ज्यादा जो है ना चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ नाराज सावित्री जी हुई थी, शायद वो दूसरी विवाह हो गया था इसी वजह। चलिए अब इनका जो शासन काल है वो जाना जाता है चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड जाना जाता है, कारण कि हर तरीके से चौहानों की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। चाहे वो राज्य विस्तार से देख लीजिए, चाहे वो कल्चरली आप देख लीजिएगा, हर तरीके से चौहानों का डेवलपमेंट ही हुआ था। तो इसीलिए अब क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था इसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखिएगा इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। द रेन पीरियड ऑफ हिज रेन पीरियड, ऐसे लिख लीजिए, हिज रेन पीरियड is known as, his reign period is known as golden period of Chauhans। क्योंकि साम्राज्य विस्तार, क्योंकि साम्राज्य विस्तार तथा सांस्कृतिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास क्योंकि साम्राज्य विस्तार तथा सांस्कृतिक विकास चौहानों का बहुत अधिक हुआ था। because in his time Chauhan dynasty expanded very much, and cultural development was up to the mark, and cultural development was up to the mark। जगदेव को भगा दिया था भाई इन्होंने यहां से।
जगदेव को इन्होंने यहां से भगा दिया था। चलेगा, तो साम्राज्य विस्तार भी बहुत ज्यादा हुआ था, पहली बार इतना ज्यादा विस्तार हुआ था, और कल्चरल डेवलपमेंट भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा हुआ था। इन्होंने देखिए दिल्ली पर अटैक किया, ठीक है, दिल्ली पर अटैक किया, और वहां के शासक थे अनंगपाल तोमर। तोमर वहां पर शासक थे, तोमरों का शासन था। इनको पराजित किया और दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे जिन्होंने दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाया हो, ठीक है। तो लिखिएगा, इन्होंने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित कर, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाया। He defeated, नहीं ऐसे मत देखिएगा, इसमें यूं लिख लीजिएगा, he attacked Delhi, he attacked Delhi and defeated Anangpal Tomar, and defeated Anangpal Tomar and made Delhi a part of his empire, and made Delhi a part of his empire. He was the first ruler to do so. ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे, यानी दिल्ली को राजस्थान के अंडर लाने वाले। राजस्थान का मतलब है कि राजस्थान का जो शासक है उसका शासन पहुंच चुका है दिल्ली तक। ऐसा करने वाले ये पहले शासक थे, ठीक है। He attacked Delhi and defeated Anangpal Tomar, ruler Anangpal Tomar, and made Delhi नहीं, and made Delhi a part of his empire. He was the first Chauhan ruler to do so. तो अब देखिए, साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखें तो भी वास्तव में बड़ा जबरदस्त विस्तार हुआ कि दिल्ली पहली बार इनके साम्राज्य के अंतर्गत आई। दूसरा, सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो ये खुद जो है ना बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और बहुत सारे विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया हुआ था अपने दरबार में। इसीलिए इन्होंने उपाधि धारण की थी कवि बांधव। ये उपाधि धारण की थी उन्होंने, ठीक है। तो लिखिएगा, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, he was a great scholar, he was a great scholar of Sanskrit, and he was also he was also patron of many scholars. He himself was a great scholar of Sanskrit, and he was patron of many scholars. That's why he is called Kavi Bandhav.
दैट्स वाई ही इज कॉल्ड कवि बांधव, यानी कवियों का, स्कॉलर्स का बंधु भाई, ये मतलब हुआ। चलिए भाई, ये हो गया आपका। अब देखिए इनमें जो इसके आश्रित जो विद्वान थे, उनमें से एक थे आपके सोमदेव, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, सोमदेव एक विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ललित विग्रह। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इन्होंने खुद एक ड्रामा लिखा था, एक नाटक लिखा था संस्कृत में ही, जिसको नाम दिया था हरिकेली। खुद ने तो लिखा था, इन्होंने खुद ने लिखा था, हरिकेली नाम का एक नाटक था, एक ड्रामा था, संस्कृत में लिखा, और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह नामक ग्रंथ। ठीक है, तो लिखेगा इनके प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा। इनके प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा। His famous scholar Somdev, his famous scholar Somdev wrote Lalit Vigrah book, Lalit Vigrah book। इन्होंने स्वयं संस्कृत नाटक हरिकेली लिखा। इन्होंने स्वयं संस्कृत नाटक हरिकेली लिखा। He himself wrote a drama in Sanskrit. He himself wrote a drama in Sanskrit named Harikeli. Named Harikeli. Named Harikeli. अब देखिए इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था, यानी हम कह सकते हैं संस्कृत स्कूल, जिसको आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और उसको कन्वर्ट करवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़े में कन्वर्ट करवा दिया। अब 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कोई बता सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या भाई? क्या है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? क्या कोई हट है? मस्जिद, मॉस्क है। मुझे लग रहा किसी को मालूम ही नहीं था शायद। ऋतिक जी ने जवाब दिया मस्जिद। ये बात सही है कि ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। देखिए ये था संस्कृत विद्यालय इनिशियली, या संस्कृत पाठशाला भी कह सकते हैं, संस्कृत स्कूल था कुल मिलाकर के। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया 1299 में और कन्वर्ट करवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मॉस्क में, मस्जिद में। ठीक है,
अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? सर इसको 2.5 दिन के बाद आगे क्यों नहीं बनाया? नहीं, कंप्लीट बना हुआ है भाई, ये किसने कहा अधूरा है? अब देखिए, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। अलग अलग विद्वान अपनी अपनी बात करते हैं। एक तो कहते हैं कि 2.5 दिन में बन के तैयार हो गई थी मस्जिद, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब वो तर्क देते हैं इसका कि जैसे ये मान लीजिए कोई संस्कृत स्कूल है, ठीक है, तो इसका जो अपर पार्ट था उसको डेमोलिश करके उसको मॉस्क में परिवर्तित कर दिया गया था। जो अपर पार्ट है केवल वही तुड़वाया था और 2.5 दिन में तुड़वा करके मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया गया था, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये संस्कृत पाठशाला ही थी। ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला, जो हरिकेली के जो कुछ श्लोक हैं ना संस्कृत में, वो इसकी दीवारों पर आज भी आपको दिखाई देंगे लिखे हुए। क्योंकि हरिकेली नाटक के जो आपके जो श्लोक हैं संस्कृत में, वो विग्रहराज ने इस संस्कृत पाठशाला में खुदवाए थे। तो जब ऊपरी पार्ट तुड़वा दिया तो नीचे जो संस्कृत श्लोक थे वो रह गए। तो इसका मतलब हुआ कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो अलग मामला है। चलिए, अब लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यहां पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। पीर पंजाब शाह का उर्स, उर्स का मतलब होता है मेला, जो आज भी लगता है वहां पर 2.5 दिन का ही होता है ये, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं इस मस्जिद को। खैर, हमें दोनों ही चीज ध्यान में रखनी है, हमें विवाद में नहीं जाना है। जो विवाद चल रहा है इतिहासकारों के बीच में, कोई कहता है 2.5 दिन में बन के तैयार होता, कोई कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा, सॉरी 2.5 दिन का ये उर्स लगता है। इस वजह से आप दोनों चीज ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग विद्वान अपने अपनी बात करते हैं, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो देखिए, मोहम्मद गोरी, आगे हम युद्ध करवाएंगे मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ में, तो वहां पर हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो कि गौर प्रदेश से आया था, तो गजनी, बाद में उसने अपना गौर प्रदेश मूल से था तो इसलिए मोहम्मद गौरी कहलाता है। और गजनी जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पर इसका साम्राज्य था। तो ये क्या करता था, इधर आता था, अटैक करता था, लूट का माल लेता था, अपना साम्राज्य स्थापित करता था और चला जाता था। और पीछे ये अपने सेनापतियों को नियुक्त कर देता था उस क्षेत्र का। तो जो भारत वाला प्रदेश था जो इसने जीता था, वहां पर उसका जो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1299 में उसने क्या किया, इसको तुड़वाया और 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट करवाया था। चलिएगा, लिखिएगा। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय, अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, जिसे 1299 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 1299 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। इन अजमेर he built a Sanskrit school. In Ajmer he built a Sanskrit school which was demolished by Kutubuddin Aibak, which was demolished by Kutubuddin Aibak in 1299,
in 1299. नहीं भाई, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं गोविंद जी कि कुछ बुक्स में 1206 से 1210 के बीच में बताया है, देखिए इस समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका है। ये इनका इसका रेन पीरियड है 2006 से लेकर के और 2010। तो जब ये शासक बना था तब इसने डेमोलिश नहीं करवाया था, ठीक है। जिस समय ये शासक था उस समय डेमोलिश नहीं करवाया था। उन्होंने अपने आइडिया से कि भाई शासक बन गया उसके बाद, और इसने जो है क्या किया है, यहाँ पर इसका निर्माण करवाया। बिल्कुल गलत है। मोहम्मद गोरी के समय में ही इसने उसको तोड़वा दिया था और उसको मस्जिद में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? ओहो सॉरी, हाँ ये आपने अच्छा पकड़ा आयुष जी, 1200 लिखवा दिया भाई, सॉरी भाई, 1100 है। इसको सही कर लीजिए, 1200 गलत लिख दिया मैंने, 1199। बिल्कुल उसका गुलाम था भाई, उसका खरीदा हुआ व्यक्ति था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर कोई गुलाम अपनी काबिलियत के बल पर सुल्तान को प्रभावित कर देता था तो वो किसी भी पोस्ट पे पहुंचा सकता था उसको, ठीक है ना। तो नो डाउट गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का। चलिए क्या लिखा इन 1199 कर लीजिए भाई इसको, ये 1199 है ना कि 1299, गलती से लिखा गया 1299, क्योंकि 1206 में तो शासक ही बन गया। देखिए तो ये बात है आपकी 1199, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तुड़वाया तथा इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में कन्वर्ट करवाया, परिवर्तित करवा दिया। ये मैंने लिखवा दिया, अच्छा इंग्लिश में लिखवाया। बट कुतुबुद्दीन ऐबक demolished it in 1199 and converted it into a mosque, named 2.5 दिन का झोपड़ा, converted it into a mosque named 2.5 दिन का झोपड़ा। नहीं, ये मत रखिएगा वह, हालांकि वो मैंने गलती बता दी आपको, अब बता दिया तो आप जो है ना याद करोगे, इसको याद मत रखना, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लो में जबान से निकल गया 1199, फिर वो विवाद चल पड़ा, तो इसलिए कोई नहीं पूछेगा वैसे आपसे कि इसको कब जो है ना मस्जिद में कन्वर्ट करवाया था, ये कोई नहीं पूछता है भाई। वो ठीक है, वो फ्लो में जो है ना मेरे मुंह से निकल गया 1199 में। बट ध्यान रख लेना, मोहम्मद गोरी ने नहीं तोड़वाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया था, और शासक बनने पर नहीं, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका इनका मामला। अब ये आप ध्यान में रख लेना, कोई कहता है 2.5 दिन का इसको बनवाया गया था और कोई कहता है यहां पर मेला जो है, चाहे तो लिख लीजिएगा, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे 2.5 दिन में बनवाया गया, अतः यह नाम दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे 2.5 दिन में बनवाया गया, अतः इसे यह नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट वॉज कंस्ट्रक्टेड in 2.5 days. So this name was given. जबकि
कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यहां प्रतिवर्ष पंजाब शाह का उर्स या मेला लगता है। इसलिए इसे यह नाम दिया गया। While according to other scholars, a fair of Punjab Shah, of 2.5 days, is organized every year here. ठीक है भाई, तो ये दो हैं स्कॉलर्स, दो मत हैं अलग अलग स्कॉलर्स के, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिएगा अब आते हैं आपके एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान। जिनको पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, और इनको राय पिथोरा भी कहते हैं। भाई मैंने आपसे कहा ना कि हम उन शासकों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस सेंस में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब विग्रहराज फोर्थ को हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, जबकि विग्रहराज थर्ड पहले हो गए, तो उनके शासनकाल में ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई, इसलिए हमने उनको नहीं पढ़ा। ऐसे ही पृथ्वीराज सेकंड के काल में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी थी। तो इनका जो रेन पीरियड है 1177 to 1192 है, 1177 to 1192। ठीक है, ये हैं हमारे जबरदस्त शासक, राजस्थान के प्रमुख शासकों में, प्रारंभिक शासकों में सबसे महान आप कह सकते हैं इनको। देखिए, जिस समय इनके पिता सोमेश्वर ये सोमेश्वर कहीं पढ़ा हमने कल्चर में? पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को कहीं पढ़ा? कोई बता सकता है? 300 रानियां। 300 रानियां, ये हमने कब पढ़ा भाई? चलिए, सोमेश्वर को हमने कहां पढ़ा, कुछ ध्यान आ रहा है किसी को? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, फोर्ट्स में पढ़ा था, उदाहरण बता देता हूं, एक क्लू दे देता हूं, फोर्ट्स में पढ़ा था हमने। फोर्ट्स में सोमेश्वर के रेन पीरियड में कौन सा फोर्ट बना था? नहीं बता पाओगे कोई भी? नागौर, बिल्कुल। सोनल बिश्नोई जी का बिल्कुल सही जवाब है नागौर। चेतन जी ने भी नागौर कहा है। अही छत्रपुर या नागौर। आपको ध्यान होगा सोमेश्वर के शासन काल में उनके जो मंत्री थे, सामंत थे, आपके कैमास, कैलास, केम्बवास या कदम्बवास, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था।
चलिए खैर, तो जिस समय सोमेश्वर की डेथ हुई है उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 साल के बच्चे थे। ही वॉज 11 years old। तो शुरू का जो पहला एक साल है, मीन्स 1177 टू 1178, ये इनकी माता कर्पूर देवी के पैट्रोनेज में था, संरक्षण में था। कहीं कपूरी देवी भी दिया हुआ है भाई, लेकिन नाम था कर्पूर देवी। तो एक साल जो इन्होंने अपना शासन किया है वो अपनी माता कर्पूर देवी के संरक्षण में किया, ठीक है। लेकिन 78 में इन्होंने जितने भी अधिकार थे वो सब अपने हाथ में ले लिए और एक स्वतंत्र शासक की तरह इन्होंने शासन किया था, ठीक है। चलिए लिखिएगा, इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु पर ये मात्र 11 साल के थे, ये मात्र 11 साल के थे। अतः इन्होंने अपना प्रथम शासनकाल अपनी माता कर्पूर देवी के संरक्षण में बिताया। अपनी माता कर्पूर देवी के संरक्षण में बिताया। When he took to throne after the death of his father Someshwar, when he took to the throne after the death of his father Someshwar, after the death of his father Someshwar, he was only 11 years old. He was only 11 years old. He was only 11 years old. So the first year of his reign, means 1177 to 78. So the first year of his reign was under the patronage of his mother, संरक्षण, patronage of his mother कर्पूर देवी। कर्पूर देवी, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला साल है इसमें दो लोगों ने इनका भरपूर सहयोग किया और वो थे इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कैलाश, वही जो सोमेश्वर के शासनकाल में थे, कैमास या केम्बवास या कदम्बवास। और इनके कमांडर, सेनापति भुवनमल, इनके सेनापति थे भुवनमल और आपके
प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री थे कैलाश, इन दोनों ने भरपूर सहयोग किया है इस रेन पीरियड में, पैट्रोनेज रेन पीरियड में। ठीक है, तो लिखेगा इस काल में या इस शासन काल में इनके प्रधानमंत्री कैलाश, केम्बवास या कदम्बवास, in this time या in this period his prime minister कैलाश, कैमास, केम्बवास और कदम्बवास and his army commander भुवन्नमल, आर्मी कमांडर भुवन्नमल तथा इनके सेनापति भुवन्नमल ने इनको भरपूर सहयोग दिया। एंड हिज आर्मी कमांडर भुवन्नमल helped him a lot, किंतु एक वर्ष बाद इन्होंने समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए और स्वतंत्र शासक बने। किंतु एक वर्ष बाद इन्होंने समस्त अधिकार अपने हाथ में लिए तथा स्वतंत्र शासक बने। बट आफ्टर 1 year he took all the powers in his hand. He took all the powers in his hands and became the independent ruler. चलिए भाई, अब जरा देखें इनके कंटेम्परेरी कौन कौन थे। तो देखिए, एक इनका कंटेम्परेरी था कन्नौज का शासक जयचंद्र गहड़वाल। इनको हमने पहले भी देखा था। ये जयचंद्र गहड़वाल वही हैं जहां से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं के पोते ने किया था, ये आपको ध्यान होगा। ये लिख लिया भाई सबने, चलिएगा। अब हम जरा बात करें कि कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल इनका कंटेम्परेरी था और इसके साथ में खतरनाक कन्फ्लिक्शन था इनका, और कई इनके साथ में अनिर्णायक युद्ध भी हुए थे। इनके साथ में कई अनिर्णायक युद्ध हुए थे। कौन जीता कौन हारा हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली बात यह थी कि पृथ्वीराज चौहान के अंडर था दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में जो दिल्ली था वो उनके राज्य में आता था। इधर कन्नौज का जो शासक था जयचंद गढ़वाल, वो भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो इसी बात को लेकर के दोनों में द्वंद था बेसिकली। लेकिन चंद्रबरदाई कहता है कि जो कन्फ्लिक्शन था वो बेसिकली था जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को लेकर। इसकी डॉटर है संयोगिता। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग इनकी लव स्टोरी है कि संयोगिता के कारण कैसे, क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और पिताजी को पसंद नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि संयोगिता नहीं मान रही है
तो इन्होंने एक स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर, यानी स्वयं वर का चुनना, स्वयं अपने दूल्हे को पसंद करना। ऐसे पहले होता था भाई, स्वयंवर, लड़कियां खुद जो है दूल्हे का चयन करती थी। अब आप देखिए कितनी लिबर्टी जो आज कहां मिलेगी, इतनी लिबर्टी जो उस समय हुआ करती थी। ठीक है, तो हाँ देखिए भावनाएं जागृत हो रही हैं धीरे धीरे, है ना, मतलब अब होना चाहिए स्वयंवर। चलिए खैर जो भी है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू चंद्रबरदाई, कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ विद्वान इसको सही नहीं मानते हैं इस कहानी को। तो इन्होंने क्या करवाया कि एक स्वयंवर करवाया जयचंद गढ़वाल ने। इसमें क्या होता था, जो पिता होता था वो जितने भी राजा महाराजा राजकुमार होते थे सबको इनवाइट करता था कि भाई मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, और मेरी बेटी जिसे चाहेगी उसे अपना वर चुन सकती है। इस तरह का स्वयंवर होता था। तो इन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया, सबको बुलाया एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान। ठीक, बल्कि उनको अपमानित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने उनकी एक लोहे की मूर्ति बनवाई पृथ्वीराज चौहान की, और जहां पर मेन गेट होता है, जहां पे दरबान खड़े रहते हैं, गार्ड्स खड़े रहते हैं, वहां उसकी मूर्ति खड़ी करवा दी कि ये मेरा गार्ड है, ऐसे करके। खैर अब इधर जो है संयोगिता वरमाला लेकर आती हैं और सबके गले को नापती हुई निकल जाती हैं, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं डालती। और जैसे ही वो उस मूर्ति के पास में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं तो पृथ्वीराज चौहान की है, तो वो उनके गले में वरमाला डालने का जैसे ही चलती हैं तो फिर फिल्मी स्टाइल में फटा पोस्टर निकला हीरो वाली में। क्या होता है कि उस मूर्ति के पीछे से निकल के आते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान, और अगर ये मूवी बने तो म्यूजिक होगा टैन टैन टैन, लाइक पुराना नहीं। चलिए अब क्या हुआ कि वो जो वरमाला पड़नी चाहिए थी मूर्ति के गले में, वो पड़ गई पृथ्वीराज चौहान के गले में, और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठाया, घोड़े पे रखा, मतलब बैठाया, और येज्जा और वोज्जा लेकर के भाग आए अजमेर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संयोगिता का विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ में, ये बात बिल्कुल सही है, ये सभी मानते हैं। लेकिन ऐसी घटना हुई थी, इसको कुछ विद्वान मान्यता देते हैं, कुछ विद्वान नहीं देते। देखिए जो जयचंद गढ़वाल था वो भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा शासक नहीं था भाई। देखिए पृथ्वीराज चौहान बहुत महान शासक थे, बहुत वीर योद्धा थे, लेकिन फिर भी कोई डिसाइसिव वहां पर निर्णय नहीं हो पाया कि कौन जीता कौन हारा। तो ऐसा शासक जो पृथ्वीराज चौहान को इतना जबरदस्त टक्कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो एक प्रबल शासक तो था ही, और उसी के घर में जाके उसकी बेटी को उठा लाओ, ये पॉसिबल लगता नहीं है इस हिसाब से। तो खैर जो भी था, लेकिन इनका प्रेम प्रसंग था, और चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में मेन रीजन जो दोनों के बीच में जो टकराव था उसका मेन रीजन दोनों की लव अफेयर बताते हैं। खैर चलिए, अब अनिर्णायक युद्ध हुए, कई इनके बीच में युद्ध हुए, लेकिन कौन हारा कौन जीता हमें नहीं पता। खैर चलिए जो भी था, हालांकि जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, उनको बंदी बना लिया, तो बाद में 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद गढ़वाल पर अटैक करता है मोहम्मद गोरी और उनको मृत्युदंड दिया जाता है, मौत के घाट उतार देता है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलें जरा। ओहो, अब तो मतलब जबरदस्ती भावनाएं जागृत हो रही हैं आप लोगों की। चलिए खैर, तो ये था मामला, एक तो था ये आपका, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, लिखेगा इनके समकालीन कन्नौज के
इनके समकालीन कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल थे। इनके समकालीन कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल थे, जिनके मध्य अनेक अनिर्णायक युद्ध हुए। जिनके मध्य अनेक अनिर्णायक युद्ध हुए। His contemporary ruler was Jayachand Gahdwal of Kannauj. His contemporary ruler was Jayachandra Gahdwal of Kannauj. We can see various undecisive battles between the two, इन दोनों के मध्य, between the two rulers. चंदबरदाई के अनुसार दोनों के बीच टकराव का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता तथा पृथ्वीराज के बीच प्रेम प्रसंग था। संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच प्रेम प्रसंग था। According to Chandbardai, the main reason for the confliction in these rulers was love affair of Jayachand daughters Sanyogita, Jayachand's daughter Sanyogita and पृथ्वीराज। ठीक है भाई, चलिएगा। ये तो हुआ अनडिसाइसिव, कुछ इनके बीच में जो वार्स हुए थे। अब देखिए यहां पर एक और इनके कंटेम्परेरी हैं परमार्दी देव। परमार्दी देव जो थे
ये बुंदेलखंड के शासक थे। ये एक और इनके कंटेम्परेरी हैं भाई, ठीक है, परमार्दी देव। तो बुंदेलखंड इनकी थी, जो कैपिटल थी वो थी महोबा, एमपी। बुंदेलखंड के चंदेल शासक थे, चंदेल राजपूत ही थे, चंदेल शासक। बुंदेलखंड आपका, ये बुंदेलखंड आपका पड़ता है जो अपना साउथ यूपी वाला पोर्शन प्लस एमपी वाला जो पोर्शन है यूपी के नीचे साउथ में, वो बुंदेलखंड एरिया पड़ता है। तो बुंदेलखंड के शासक थे चंदेल शासक परमार्दी देव, ये भी उनके कंटेम्परेरी थे, और महोबा उनकी राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया और बैटल ऑफ महोबा हुआ 1182 में, ठीक है। और इस बैटल में परमार्दी देव को पराजित किया है पृथ्वीराज चौहान ने। आप देखिए कि कहां से कहां पहुंचे हैं और इनको पराजित किया है। यहां पर हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है और गाइड्स में भी दिया हुआ है, आला और उदल, शायद आपने नाम सुना हो। जिस तरीके से हमने अलग अलग राजस्थान में बैटल देखे और वहां पर हमने हमारे जो ग्रेट वॉरियर्स हमने देखे जो सेक्रीफाइस हो गए, ऐसे ही परमार्दी देव के दो वॉरियर्स थे, दो योद्धा थे, आला एंड उदल। और आला और उदल जो थे इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। परमार्दी देव यहां से भाग गए थे। तो इनका एमपी में अगर हम देखें तो काफी नाम है। जिस तरह से हमने देखा, हमारे गोरा और बादल बड़े फेमस हुए हैं, जयमल और फत्ता बड़े फेमस हुए हैं, जैता और कुंपा बड़े फेमस हुए हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है हिस्ट्री की बुक्स में। ऐसे ही आला और उदल का नाम एमपी में बड़े ही आदर के साथ में लिया जाता है, और इस युद्ध को लड़ते हुए आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और यहां से, अच्छा टाइम भी हो गया क्या, ओहो, चलो ये युद्ध तो लिख लो भाई फटाफट से, आला और उदल वाला। चलिए लिखिएगा, बैटल ऑफ महोबा 1182, बैटल ऑफ महोबा 1182। सर पहुंच गए क्या? ठीक ठीक है, ठीक। चलिए भाई, अब आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि उधर गर्ग सर जो है बता रहे हैं कि मेरी क्लास के बाद ही शुरू करते हैं। चलिए भाई, कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।